कनक के ससुराल में उसकी सास साधना के साथ दो ननद राधा और मीरा भी रहती हैं। कनक और उसका पति मिहिर जॉब करते हैं और घर की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन राधा और मीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके भाई भाभी पूरा घर चला रहे हैं और उनकी माँ उनकी शादी की फिक्र में घुली जा रही है। दोनों ननद मनमौजी है। एक दिन कनक अपना फ़ोन मिहिर को दिखाते हुए कहती है, मिहिर ये देखो ना, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आ रही है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ इसे लेने के लिए। अभी बुक कर देती हूँ। नहीं कनक, रहने दो। तुम्हारे पास है तो सही इतनी सारी साड़ियाँ। अब क्या साड़ियों की दुकान खोलोगी? तो क्या हुआ, मेरे पास एक भी ऐसी साड़ी नहीं है। देखो ना कितना अलग सा डिज़ाइन है इस साड़ी का और कितनी सुंदर है। प्लीज़ लेने दो ना। देखो कनक, पैसे बचाना सीखो। हमारे घर में 2 जवान लड़कियां बैठी हैं, उनकी शादी करनी है। अगर ऐसे ही फिजूल खर्ची करते रहे तो बस हो गई दोनों की शादी। इतने में राधा और मीरा बाहर से आती हैं। हाय भैया। हेलो भाभी। अरे कहाँ से आ रही है राधा मीरा की जोड़ी? भैया हम शॉपिंग करने गए थे। हाँ बहुत मज़ा आया। मैंने तो अपने लिए 3 नई ड्रेस खरीदी है। मैंने तो 2 ही ड्रेस ली है, पर हाँ साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी ले ली। देखो ना कितनी सुंदर है। राधा और मीरा की शॉपिंग की बात सुनकर कनक ने अपने पति को घूर कर देखा और गुस्से से वहाँ से चली गई। मिहिर उसके पीछे पीछे उसे मनाने जाता है। अरे कनक सुनो तो, मेरी बात सुनो, प्लीज रुको तो कनक। मुझे नहीं सुननी आपकी फालतू की बकवास। जाकर अपनी बहनों की ज्वेलरी और ड्रेस देखो। कनक मिहिर की एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कनक सुबह सबके लिए नाश्ता बनाकर ऑफिस के लिए तैयार होती है। सभी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी राधा कहती है, भाभी ये क्या रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता बनाती हो? मुझे नहीं खाना ये सब। मुझे भी नहीं खाना ये बोरिंग नाश्ता। मैं बाहर से कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर देती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम सबकी फरमाइश का खाना बनाती रहो। अरे बहू, इसमें फरमाइश की क्या बात है? रोज रोज एक जैसा खाना खाने का मन नहीं करता तो थोड़ा अलग खाना बना लिया कर बहू। हाँ तो अपनी बेटियों से बनवा लिया करो ना थोड़ा अलग। बहू कुछ कहा क्या तूने? नहीं माँ जी, मेरी क्या हिम्मत जो मैं कुछ कहूँ। मेरा मतलब मैंने कुछ भी नहीं बोला माँ जी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सुबह मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है तो जल्दी जल्दी जो भी समझ में आता है वो बना देती हूँ। बहू जवाब तो तेरे पास हर बात का है, लेकिन कैसे कुछ ऐसा बना लियो जो मेरी बेटियाँ भी खा सके। कनक ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को घर आते ही कनक ने कपड़े धोने की मशीन लगा ली, लेकिन उसके कपड़े आधी ही धुल पाए थे कि तभी वॉशिंग मशीन खराब हो गई। अरे ये क्या हो गया मशीन को? लगता है फिर से खराब हो गई। अब इन बचे हुए कपड़ों को कैसे धोऊं? कनक अपने पति के पास जाकर कहती है, मिहिर देखो ना, कपड़े धोने की मशीन दोबारा खराब हो गई और अभी सारे कपड़े धोए भी नहीं है मैंने। अरे तो हाथ से धो लो ना। अच्छा, मैं सुबह घर का काम करके गई थी, ऑफिस से थकी हारी आई हूँ। मेरा कपड़े धोने का मन भी नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने मशीन लगा ली और अब आप बोल रहे हो कि मैं हाथ से कपड़े धो लूं? अरे तो क्या करोगी? तुम ऐसे ही कपड़े छोड़ दोगी? हाँ छोड़ दूंगी, लेकिन हाथ से कपड़े नहीं धोऊंगी। आपसे कितनी बार बोला है ये मशीन पुरानी हो गई है, नई वॉशिंग मशीन खरीद लाओ, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी कोई बात नहीं सुननी। कनक तुम फिर से वही राग अलापने लगी। देखो हम फिजूल खर्ची नहीं कर सकते। 2 जवान बहन है मेरी, मुझे उनकी शादी को भी देखना है। तुम्हारी जवान बहनें मेरे लिए मुसीबत बन गई है। मेरी जरूरत का सारा सामान आपको और आपकी माँ को फिजूल खर्ची लगता है और आपकी बहनें चाहे जितना पैसा उड़ाती रहे वो नहीं दिखाई देगा आपको। कनक तुम समझती क्यों नहीं? देखो सुबह किसी मशीन ठीक करने वाले को बुला लेंगे, वो ठीक कर देगा। क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा? मुझे नहीं समझना आपकी कोई भी बात। कपड़े पड़े हुए हैं, धो लेना खुद ही। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, नहीं तो तुम्हारी बहनें और माँ मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगी। कनक खाना बनाने चली जाती है। तभी वहाँ राधा और मीरा आ जाती हैं और अपनी भाभी से पूछती है, क्या बना रही हो भाभी? बैंगन का भरता। भाभी बैंगन का भरता मुझे नहीं पसंद, कुछ और बनाओ ना। कुछ और का कोई नाम भी तो होगा ना। भाभी मटर पनीर बना लो तो। हाँ भाभी, आपके हाथ के मटर पनीर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन घर में ना तो मटर है और ना पनीर, इसलिए आज बैंगन का भरता ही खा लो। आपसे तो बोलना ही बेकार है। हम अभी माँ के पास जाते हैं, वही सीधा करेंगे आपको। अरे
मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं घुमाऊं और आपके सामने सारा सामान ले आऊं। जो बना रही हूं चुपचाप से खा लो। राधा और मीरा अपनी माँ से कनक की शिकायत कर देती है। साधना कनक के पास आती है और कहती है, कनक, मैंने तुमसे पहले भी बोला है कि जो भी खाना बनाओ मेरी बेटियों की मर्जी से बनाया करो। वो कुछ ही दिन की मेहमान है इस घर में, इनकी शादी हो जाएगी तब तो नहीं आएगी अपनी मर्जी का खाना खाने। और पता नहीं शादी के बाद मेरी बच्चियों को कैसा ससुराल मिले, इसलिए बना दे जो भी बोल रही है मेरी बेटियां। ससुराल भेजने के लिए थोड़ी तमीज तो सिखा दो अपनी बेटियों को। अगर शादी के बाद ऐसी हरकतें की तो 2 दिन नहीं टिक पाएगी ससुराल में। कनक को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। एक दिन कनक अपने लिए कान के झुमके लेकर आई तो सभी लोग झुमके देखकर उसे कहने लगे, कनक, तुम्हें बोला है ना मैंने कि ये फालतू का सामान मत खरीदा करो। बहू, कभी दूसरों की बात भी सुन लिया करो। तुमसे सब मना करते हैं लेकिन तुम्हारे मन में जो आता है तुम वही करती हो। माँ जी, आज तक आप लोगों ने मेरे मन की करने कहाँ दी है? हमेशा अपनी ही तो चलाते हो। मैंने कान के झुमके क्या खरीद लिए, आपने तो मेरे ऊपर अदालत बिठा दी। मिहिर, मैं अपनी मर्जी से इस घर में छोटी सी चीज भी नहीं खरीद सकती क्या? कनक वहां से चली जाती है। रात में राधा और मीरा अपनी भाभी के झुमके चुरा लेती है। भाभी पर ये झुमके बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, मेरे ऊपर ज्यादा अच्छी लगेंगे। लेकिन तुमसे पहले मैं ये झुमके पहनूंगी। सुबह कनक जब उठती है तो उसे झुमके कहीं नहीं मिलते। उसे शक हो जाता है कि उसकी दोनों ननद ने ही उसे चुराए हैं। वो अपनी ननदों के कमरे में जाती है तो झुमके मिल जाते हैं और कनक सारे घर में हंगामा मचा देती है। तुम दोनों को झुमके चाहिए थे तो मुझसे मांग नहीं सकती थी? चोरी करने की क्या जरूरत थी? चोरी? भाभी, आपको शर्म नहीं आ रही हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? सही कहती है माँ, आप तो इस घर के लायक ही नहीं हो, हर समय लड़ती रहती हो। हाँ हाँ, सही है, मैं इस घर के लायक नहीं हूँ और हर समय मैं नहीं, तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो। शर्म नहीं आती अपने घर में चोरी करते हुए? बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही मेरी बेटियों से इस तरह से बात करते हुए? मेरी बेटियां चोर नहीं है, तू ही अपने मायके से ये सब सीख कर आई है। आज के बाद मेरी बेटियों से तमीज से बात करना। हाँ कनक, तुम पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो। अगर बाहर किसी ने तुम्हें ऐसे बातें करते देख लिया ना तो क्या सोचेगा? राधा और मीरा तुम्हारी ननद है, उनके साथ अच्छी तरह बर्ताव किया करो। कनक की कोई गलती नहीं थी, फिर भी सारा घर उसे ही सुनाकर चला गया। सबने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। फिर क्या था, कनक ने भी ठान लिया जो उसके साथ जैसा करेगा वो भी वैसा ही करेगी। भाड़ में गया ससुराल और भाड़ में गए ससुराल वाले। इन लोगों की मर्जी के बिना मैं सांस भी नहीं ले सकती और ये सब मुझे इतना सुना रहे हैं। अब मैं इन सबको मजा चखाऊंगी। उस दिन के बाद से कनक ने घर में रुपए देना बंद कर दिया और साथ साथ घर का काम करना भी बंद कर दिया। एक दिन साधना ने अपनी बहू से कहा, बहू, तूने ऑफिस से आकर खाना नहीं बनाया? बहुत देर हो गई है, खाना बना ले। आपकी दोनों लाडली बेटी घर में पड़ी पड़ी क्या करती रहती हैं? उनसे बनवा लीजिए, मैं नहीं बना सकती। आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गई हूँ मैं। उन दोनों को खाना बनाना कहाँ आता है बहू, तुझे तो पता ही है। हाँ माँ जी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि उन दोनों को खाना सिर्फ खाना आता है, बनाना नहीं। आप उनकी शादी करना चाहती हो, कब सिखाओगी खाना बनाना? उनका ससुराल भी मेरे ससुराल की तरह हुआ तो जिंदगी खराब हो जाएगी दोनों की। कनक अपने कमरे में चली जाती है। वहां मिहिर उससे कहता है, कनक, ये तुमने इतनी सारी साड़ियाँ कैसे ले ली? तुमसे कितनी बार बोला है पैसे बचाना सीखो, लेकिन तुम हो के सुनती नहीं हो। अरे दोनों बहनों की शादी करनी है। आपकी बहनें हैं, आप ही सोचो उनकी शादी के बारे में। आपकी बहनों के चक्कर में ना तो मैं अपनी ज़रूरतों और ना ही खुशियों के साथ समझौता कर सकती, और वो भी ऐसी बहनें जो 1 नंबर की चोर और बदतमीज हैं। साधना का पूरा घर उसकी बहू और बेटा मिलाकर चलाते थे। अब कनक ने तो सास को रुपए देना बंद कर दिया और मिहिर की कमाई से घर चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। सुबह नाश्ता करते वक्त राधा और मीरा बोलने लगी, माँ, मुझे ये नाश्ता नहीं करना, आप आलू के पराठे बनाओ ना। हाँ माँ, बना दो ना। चुपचाप से जो मिला है खा लो।
नहीं तो कल से ये भी नहीं मिलेगा। एक तो तुम्हारी भाभी ने पैसे देना बंद कर दिया है, ऊपर से तुम्हारी फरमाइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। साधना अपनी बहू और घर के खर्च को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। उसे इस सब से निकलने का बस एक ही रास्ता सूझा कि वो जल्द से जल्द अपनी दोनों बेटियों को इस घर से विदा कर दे, तभी उसके घर की सारी परेशानी टल सकती है। राधा, मीरा, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। माँ, आपने हमसे बिना पूछे लड़के वालों को क्यों बुलाया? ऐसा क्यों किया आपने? हमें अभी शादी नहीं करनी है, अभी तो हमारी खेलने की उम्र है। तुम दोनों को मेरे हाथ से मार नहीं खानी तो चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ, और अच्छी तरह से तैयार होना। राधा और मीरा तैयार हो जाती हैं। उन्हें देखकर साधना सोचती है, अगर लड़के वालों ने हाँ कर दी तो 1 महीने के भीतर भीतर दोनों के हाथ पीले कर दूंगी, बस फिर मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म। और साधना ऐसा ही करती है। वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देती है, जिसकी वजह से कनक को बहुत राहत मिलती है और वो सबके साथ पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगती है। विभा और उसकी ननद गिन्नी की उम्र में कुछ ही सालों का अंतर है। गिन्नी हमेशा से ही बहुत होनहार है, चाहे घर का काम हो या बाजार का। गिन्नी हर काम बखूबी करती है। विभा सोचती है क्यों ना वो भी गिन्नी की नकल करे, फिर सब उसकी भी तारीफ करेंगे। देखो गिन्नी, आज मैंने तुम्हारे सभी पौधों को धूप में रख दिया है। इतने समय से कोने में रखे हुए थे ना। क्या वो पौधे आपने धूप में रख दिए? वो धूप वाले पौधे नहीं थे भाभी, वो अलग किस्म के पौधे हैं, वो धूप में तो मुरझा जाते हैं। गिन्नी बाहर जाकर देखती है कि विभा की इस बेवकूफ़ी की वजह से सभी पौधे मुरझा चुके हैं। आपने ऐसा क्यों किया? अरे तुम भी तो पौधों को बराबर धूप पानी दिखाती हो, तो मैंने भी। तभी पड़ोसी सारा माजरा देखकर विभा पर हंसते हैं। अरे नई बहू, नकल में अकल लगती है। इस घटना पर विभा को नीचा देखना पड़ता है, पर उसके पास करने को कुछ नहीं है। कुछ ही महीनों में दिवाली आ जाती है। अरे वाह, ये रंगोली तो बड़ी ही सुंदर है, किसने बनाई? रंगोली तो गिन्नी ने बनाई है, पर ये नाश्ता। विभा आगे और कुछ बोले उससे पहले ही पड़ोसी गिन्नी की तारीफें शुरू कर देते हैं। अरे वाह गिन्नी, ये मोर वाली रंगोली तो बहुत ही सुंदर है, और ये मोर के पंख तो बहुत ही खूबसूरत है। और वो जो रंगोली के पास सजावट है ना, वो मैंने की है। पर अभी भी रिश्तेदारों की नज़र रंगोली पर ही टिकी है। विभा को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और अगले ही दिन वो आंगन में बड़ी सी रंगोली बना देती है। थोड़ी ही देर में मोहल्ले के सभी बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये देखो, ये क्या है? रंगोली में भी भला कोई मुर्गी बनाता है? सबको रंगोली का मजाक उड़ाते देख विभा गुस्से से कहती है, वो मुर्गी नहीं, मोर है, दिखाई नहीं देता? अरे ये मोर के पंख तो देखो, ऐसा लगता है कि ये पंख किसी पंखे में फंस गए थे। बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। विभा को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन बाद पूरा परिवार एक शादी में जाता है। अरे गिन्नी, सुना है तुम बहुत अच्छा नाचती हो, जरा हम भी तो देखें। गिन्नी सबको नाच कर दिखाती है। सभी रिश्तेदार तालियां बजाने लगते हैं। गिन्नी की यूं तारीफ होती देख विभा भी स्टेज पर कूद पड़ती है। मैंने भी अपने स्कूल टाइम में कथक सीखा है। ओ डीजे वाले भैया, ये क्या गजल लगा कर रखी है, जरा रॉक म्यूजिक बजाओ ना। रॉक म्यूजिक शुरू होता है। विभा उस पर नागिन डांस करने लगती है। उसका ये अतरंगी नाच देखकर सब हंसने लगते हैं। विभा को फिर नकल करने की वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ती है और वो वहाँ से चली जाती है। गिन्नी मन ही मन समझ जाती है कि विभा तारीफ बटोरने के लिए उसकी नकल करने की कोशिश करती है। अगले दिन गिन्नी किचन में आती है। विभा धीमे धीमे कोई गाना गुनगुनाते हुए खाना बना रही है। कौन सा गाना गा रही हो भाभी? ज़रा हमें भी तो सुनाओ। अरे कुछ नहीं, बस यूं ही समय काटने के लिए थोड़ा गुनगुना लेती हूँ। थोड़ा मन बहल जाता है। तुम कहो, कुछ काम था क्या? हाँ भाभी,
मैं आपको ये बताने आई थी कि आज शाम को मेरी कुछ सहेलियां घर पर आने वाली है। आप उनसे मिलेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। शाम को गिन्नी की सहेलियां आती है। विभा उनके लिए नाश्ता लगाती है। और विभा भाभी, गिन्नी बता रही थी कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। विभा ये सुनकर चौंक जाती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। और भाभी कुछ तो सुनाइए प्लीज। गिन्नी भी विभा को इशारे में गाने के लिए कहती है। सबकी जिद पर विभा गाना गाती है। सबको विभा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है और सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। विभा पहली बार ससुराल में इतनी तारीफ पाती है। अरे वाह भाभी, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। मेरी सारी सहेलियां तो आपकी फ़ैन हो गई हैं। मैं तो कभी भी आपकी तरह नहीं गा सकती। मैं भी कभी तुम्हारी तरह नाच नहीं सकती गिन्नी। क्योंकि हर किसी में अपना हुनर होता है भाभी। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर चीज़ में माहिर हो। विभा को एहसास होता है कि आज तक वो सिर्फ गिन्नी की नकल करती आई है और इसी वजह से वो अपने अंदर की कला को नहीं पहचान पाई। क्योंकि असली हुनर नकल करने से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर ही होता है। उसके बाद भाभी को कभी तारीफ के लिए गिन्नी की नकल नहीं करनी पड़ती। वो गाती और सबका दिल जीत लेती। हाँ, कभी कभी गिन्नी ज़रूर भाभी के जैसे गाने की कोशिश करती, पर गा नहीं पाती। लक्ष्मी जी। माँ के गुजर जाने के बाद बड़े भाई रमेश और छोटे भाई सुरेश के बीच अनबन बढ़ने लगी थी। छोटे भाई सुरेश को लगता था कि भाभी हर चीज़ का हिसाब रखती थी और उससे भेदभाव करती थी। एक दिन, भैया मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो सुरेश, क्या बात है? भैया, हमें भाभी के लक्षण सही नहीं लग रहे। हमें लगता है वो हमारे साथ भेदभाव करती है, इसलिए हमने सोच लिया है कि हम अलग रहेंगे। अलग रहेंगे मतलब? अरे हम भाई हैं, अलग कैसे रहेंगे? एक नया घर खरीदना कितना मुश्किल होगा, महंगाई देख रहे हो ना। मैं तो कहता हूँ कि ये घर बेच देते हैं भैया, आधा आधा कर लेते हैं और अपना अपना देख लेते हैं। बंटवारे की बात सुनकर रमेश को झटका लग जाता है। वो अपने छोटे भाई सुरेश को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर सुरेश टस से मस नहीं होता। फिर भी रमेश सुरेश को एक हफ्ता सोचने का वक्त देता है ताकि उसका मन बदल जाए, मगर सुरेश जिद पे अड़ा रहता है। रमेश ये बात अपनी पत्नी सुजाता से भी छिपाता है ताकि उसे बुरा न लगे। पर एक दिन जब तीनों खाना खा रहे होते हैं तब, क्या हो गया? आप दोनों इतने गुमसुम क्यों हो? अब नहीं कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं भैया, मुझे अब तो ये घर घर लगता ही नहीं है। सुरेश चुप हो जाओ। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुमसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। और सुरेश उठकर वहां से चला जाता है। अरे ये सुरेश को क्या हो गया जी? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम इसके बारे में मत सोचो। वो मुझसे नाराज है क्या? अरे नहीं, उसे बस माँ के जाने का गम है। अरे कुछ दिन में भूल जाएगा सब कुछ। उस रात रमेश सुजाता को तो समझा बुझा के चुप करवा देता है। अच्छा ये ऐप तो देखो, क्लास 6 to 12 के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और IIT, जी, नीट लेवल तक के सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस करना क्या है, क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और 3 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब से कोई भी डाउट हो तो डाउट नट करो। अगले दिन सुरेश एक वकील को बुला लाता है। तो घर को बेचकर आधा आधा बांट लेते हैं, फर्नीचर आप रख लीजिए और मुझे माँ की FD दे दीजिए। ठीक है, जो तुम ठीक समझो। अब दोनों सोने के कंगन भी तो है ना? हाँ हाँ, ये भी मेरे ही है। नहीं, ये माँ ने सुजाता को दिया था आखिरी निशानी के तौर पर। ये मैं तुम्हें नहीं ले जाने दे सकता सुरेश। अरे भैया, आप मुझसे बड़े हो, मम्मी पापा का लाड़ प्यार आप ही को तो मुझसे ज़्यादा मिला है। मैं छोटा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, इसीलिए तो वो कंगन आपको मिले, वरना वो तो मेरे ही थे। पिछले 2 महीने से माँ के जाने के बाद मुझे हर चीज़ पर रोकती है भाभी। मुझे पैसे नहीं देती खर्च करने को,
अरे घर के काम करवाती है। आज मेरी शादी हो जाती तो मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, पर माँ ही चली गई और ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह अकेला हो गया हूँ। इतने में सुजाता अचानक आ जाती है। अरे सुजाता, तुम? मैं अपना डब्बा भूल गई थी, वही लेने आई थी। और सुरेश भैया? सुजाता वहाँ वकील को देखकर पूछती है। वकील साहब आप? अब वो ऐसे ही थोड़ा काम था। अरे सच क्यों नहीं बता देते भैया? भाभी, मैंने अपने हक के लिए बंटवारा करवाने का सोचा है। इसके बाद मैं शादी भी करूँगा और अपना हिसाब खुद ही रखा करूँगा। शादी तो हम करवा ही देते, और रही बात दूसरे घर में रहने की, तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तुम यहाँ रह सकते हो। लेकिन दोनों चाहते हैं कि घर को बेचकर पैसा ले लें और अपने हिसाब से चीज़ें कर लें। लगभग काम खत्म हो ही चुका है, बात बस कंगन पर अड़ गई है। सुरेश भैया, कोई बात या शिकायत थी तो मुझे बताई होती, मैं समाधान कर लेती। और रमेश, आपको तो बताना चाहिए था। अब सुरेश को लगता है कि तुम उससे भेदभाव करती हो। मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं माना। तुम्हें जब ये पता चलता कि सुरेश तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है तो तुमको बहुत दुख होता। बस यही सोचकर मैंने सब कुछ छुपा कर रखा। दुख तो मुझे अब भी हो रहा है, और घर जाने की बात तो बहुत ज़्यादा होता। अरे आपको जो रखना है रख लीजिए ना भाभी, माँ के कंगन छोड़कर। वैसे भी आपको तो ज़्यादा ही चाहिए होगा। ज़्यादा? हमें तो आधा भी नहीं चाहिए भैया। तुम घर भी रख लो और कंगन भी रख लो। अपनी छोटी सोच के चक्कर में अपने माँ बाप की निशानियों का बंटवारा मत करो, ना ही उसको किसी और के हाथ में दो। सुरेश जैसा भाभी के बारे में सोचता था, भाभी ने उसका एकदम उल्टा किया, और सब कुछ सुरेश को देकर रमेश और सुजाता कहीं बाहर चले गए। कुछ महीनों बाद एक दिन बाजार में, अरे सुजाता जी, रमेश जी, कैसे हैं आप? हम लोग तो ठीक है, नया घर बनवा रहे हैं। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोग सुरेश की खबर लीजिएगा। अरे क्यों, क्या हुआ? वो तो हमारे फ़ोन भी नहीं उठाता। अरे मेरे भी नहीं उठाता। आप लोगों के जाने के बाद उसे मिली आज़ादी का उसने बुरी तरीके से इस्तेमाल किया। कंगन बेचकर बुरी संगत में फंस के शराब पीने लगा और तरह तरह के नशे करने लगा। घर भी बिक गया है भाई। परसों मुझसे शराब पीने के पैसे मांग रहा था। आपके साथ होता तो कुछ अच्छा कर लेता। रमेश को सुरेश के किए पर बहुत गुस्सा आता है, और वो उसे कभी नहीं मिलने की जिद पे अड़ जाता है। मगर सुजाता सुरेश को अपने नए घर लेकर आती है। सुरेश शर्मिंदा होता है और दोनों से माफ़ी मांगता है। सुरेश कसम खाता है कि अब वो अपने लिए एक नौकरी ढूंढेगा और पैसे कमाकर पिताजी का मकान और माँ के कंगन वापस खरीद लेगा। शिक्षा, अनुशासन को कभी बंधन नहीं समझना चाहिए, और आज़ादी मिल जाने पर कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खंडेलवाल परिवार में एक नई दुल्हन आई थी, जिसका नाम था रवीना। रवीना ग्रेजुएट थी और काफ़ी समझदार लड़की थी। स्वभाव में एकदम सीधी सादी थी। उसके अलावा खंडेलवाल परिवार में उसका पति विकास, सास ससुर और एक देवर राहुल रहते थे। राहुल कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ता था और घर वालों का एकदम लाडला था, और इसी लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ कर रखा था। अरे बहू, जरा चाय बन गई हो तो लेकर आना। हाँ मम्मी जी, ला रही हूँ। ये लीजिए चाय। देवर जी, मैंने आपके लिए भी चाय बना दी थी, तो आप भी पी लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, मैं ये चाय नहीं पीता, मुझे सिर्फ ग्रीन टी ही पसंद है। अरे राहुल बेटा, पी लो, तुम्हारी भाभी बना कर लाई है तो। राहुल चाय पीना शुरू करता है और एक घूंट पीते ही चाय थूक देता है। छी, ये कैसी घटिया चाय बनाई है, भला इतनी चाय पत्ती कोई डालता है क्या? अरे बेटा, अच्छी तो है। अरे नहीं माँ, तुमने अपनी बहू को सर पर चढ़ा कर रखा है, इसी का नतीजा है ये सब। और भाभी, आज रात को मेरे दोस्त आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले मेरा कमरा अच्छे से साफ कर देना। राहुल की ये बात सुनकर रवीना थोड़ी उदास हो जाती है।
और जाकर कमरे की सफाई करने लगती है। शाम को अचानक से बाबूजी का फोन हैंग हो जाता है और वो वहां कमरे में खड़ी रवीना को बुलाते हैं। अरे रवीना बेटी, जरा यह फोन तो देखो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें। पता नहीं कैसे कैसे नए फोन आ गए हैं आजकल। लाइए पापा जी, मैं देख लेती हूँ। अरे भाभी मुझे दे दो, ये स्मार्टफोन है, इसे समझने में और झाड़ू पोछा लगाने में बहुत अंतर होता है। और राहुल, भाभी को देखने दो, आखिर ग्रेजुएट पत्नी लाया हूं मैं भी। अरे भैया, आजकल के डिजिटल जमाने में आप लोगों के पुराने टाइम की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आप भी रहने दो, मेरा काम मुझे ही करने दो। रात होते ही राहुल के दोस्त घर पर आते हैं। तभी कुछ देर में रवीना राहुल के रूम में जाती है। राहुल, नीचे पापा जी के दोस्त आए हुए हैं, गानों की आवाज थोड़ी कम कर दो ना, और तुम लोग भी कम शोर मचाओ, नीचे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में मुझे ऑर्डर देने की? चुपचाप जाकर आप अपना किचन का काम करो। और हाँ, वो जो जूस कल भैया लेकर आए थे ना, वो हम सबके लिए लेकर आइए। राहुल का रवीना के खिलाफ ये बर्ताव कई दिनों तक यूं ही चलता रहता है और एक दिन रवीना को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पति और सास से कहती है, देवर जी मुझसे बिल्कुल अच्छे तरीके से बात नहीं करते। मैं कुछ भी करूं तो हर बार आकर मुझे टोक देते हैं और मुझसे किसी काम वाली बाई जैसा बर्ताव करते हैं। आप दोनों उन्हें समझाइए कि वो मुझसे छोटे हैं तो उन्हें किस तरह से बात करनी चाहिए। अरे रवीना, राहुल अभी कॉलेज में है और इस उम्र में अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। तुम कहाँ उसकी बातों को सीरियसली लेती हो? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। हाँ बहू, विकास सही कह रहा है, वो अभी छोटा है, वो हम सबका लाडला है ना, तो कभी कभी मजाक करता रहता है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, और वैसे भी तुम उसकी भाभी हो और देवर के लाड तो तुम्हें पूरे करने ही पड़ेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने विकास? विकास और सासू माँ हंसने लगते हैं और रवीना मन ही मन गुस्सा होने लगती है और सोचने लगती है कि क्या किया जाए जिससे राहुल की अकल ठिकाने आ जाए और किसी को कोई तकलीफ भी ना हो, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राहुल की ट्यूशन टीचर को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो टीचर के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि किस तरह उन्हें राहुल को उसकी गलतियों के लिए सबके सामने डांटना है। राहुल, मैंने तुम्हें 2 चैप्टर्स के नोट्स बनाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने एक ही चैप्टर का बनाया है। दिन पर दिन तुम्हारी पढ़ाई में तुम कमजोर होते जा रहे हो। ये बात राहुल के पापा सुन लेते हैं। अगले दिन टीचर फिर से राहुल को उसके भैया के सामने डांट लगाती है। तुमसे ज्यादा डफर बच्चा तो मैंने कभी नहीं देखा। घर वालों ने लाड कर करके बिगाड़ दिया है। ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं आगे क्या होगा। रवीना अब अगले दिन राहुल के लिए बड़ी पनिशमेंट की तैयारी करती है और अगले दिन फिर टीचर राहुल को सबके सामने डांटने लगती है। अब तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगी एग्जाम में राहुल। ये सब क्या लिखा है तुमने कॉपी में? जाओ उधर जाकर मुर्गा बन जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। आप ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। देखा राहुल, तुम अपने घर वालों के सामने अपनी इंसल्ट भी नहीं सह पा रहे हो और अपनी भाभी को, जो कि तुमसे उम्र में भी बड़ी है, उन्हें सबके सामने बार बार इंसल्ट करते रहते हो। सोचो उन्हें कैसा लगता होगा। और हाँ, अब भी वक्त है सुधर जाओ, वरना किसी दिन स्कूल में पूरी क्लास के सामने मुर्गा बनाऊंगी। फिर सोचो कैसा लगेगा तुम्हें। राहुल अंदर ही अंदर अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा महसूस करता है और वो सबके सामने रवीना से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं हमेशा आपको हुक्म देता रहा और क्या कुछ नहीं कहता रहा। मैं वादा करता हूँ कि अब से अपने सारे काम खुद करूँगा और किसी को भी बिना वजह परेशान नहीं करूँगा। तो कुछ इस तरह रवीना अपनी सूझबूझ और अकलमंदी का प्रमाण देते हुए अपने बिगड़े हुए देवर के तेवर ठीक कर देती है और ये साबित कर देती है कि जब कोई साथ ना दे तो अपनी होशियारी से सारे काम आसान किए जा सकते हैं। नंदिनी यशराज फिल्मों की काफी शौकीन थी। वो खुद को उनकी फिल्मों की हीरोइन की तरह देखती। एक दिन नंदिनी की सास कहती है,
अरे ये क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या, जो टेबल फैन के सामने बाल फैलाकर खड़ी है? ओह, अरे माँ जी, आपने चांदनी नहीं देखी? चांदनी? अरे ये चांदनी कौन है? मिश्राइन की बहू। देख, मैं तुझे पहले से कह कर रखती हूँ, मिश्राइन की बहू से ना कम मेल जोल रखा कर। हाँ। अरे मम्मी जी, चांदनी मतलब श्रीदेवी। अरे क्या भला की खूबसूरत लगती थी वो। देखिए देखिए, मेरे बाल लग रहे हैं ना श्रीदेवी जैसे। चांदनी, तुम मेरी चांदनी। अरे बहू, बाल भले ही श्रीदेवी जैसे कर ले, शक्ल तो तेरी ललिता पवार ही रहेगी। नंदिनी बड़बड़ाती हुई वहां से निकल जाती है। जलन का कोई इलाज नहीं है माँ जी। नंदिनी यशराज फिल्मों की इतनी शौकीन होती है कि एक दिन रात में सास के कमरे में पहुंच जाती है। उसके हाथ में चाकू होता है और वो सोती हुई सास के गले पर चाकू रख देती है। ओह ओह, अरे प्यारी बहू रानी, क्या हो गया? अरे बेटा, ये चाकू है, मेरे गले में क्यों रखा है? जानी, मैं जानती हूं कि ये चाकू है, चाकू लग जाए तो। हाँ हाँ, तो क्या बहू? तो खून निकल आता है। सास डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ या मुझे मार डालेगी। तभी नंदिनी थोड़ा होश में आती है और नॉर्मल हालात में कहती है, अरे अरे माँ जी, क्यों चिल्ला रही हैं? क्या राजकुमार की आत्मा आ गई है आप में? अरे बहू, तू एक तो ना ये फिल्में देखना छोड़ दे और दूसरा मेरे कमरे से जा, प्लीज चली जा, तेरी तो सुबह मैं खबर लेती हूँ। बेचारी नंदिनी वहां से चली जाती है, लेकिन यशराज फिल्मों का जादू उसके सर पर और भी चढ़ता चला जाता है। एक दिन नंदिनी साड़ी का पल्लू लहराकर नाच रही होती है कि उसकी सास को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। अरे नंदिनी, बस कर बस, अब तो तू इस घर से निकल ही जा। मैं आज अपने बेटे को कहती हूँ कि तुझे अपने मायके छोड़ाए। सास बेटे को बुलाती है। देख राजीव, ये लड़की फिल्मों के पीछे पागल है, जब देखो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती है। माँ, इसका फिल्में देखना बंद करवा देते हैं। बाकी आप तो जानती ही हैं, गरीब घर की लड़की है, इसके घर में है ही क्या, बेचारे इसके मायके वाले भी परेशान हो जाएंगे। तभी नंदिनी कमर में हाथ रखकर कहती है, आज तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, लेकिन मेरे पास मेरी माँ है, माँ। अरे बेटा, कोई तो इलाज होगा ना, इसे किसी और काम में लगा दे बेटा। हाँ माँ, याद आया, इस बेवकूफ़ का एक इलाज है। इसका ध्यान हटाने के लिए मैं इसके फ़ोन पर यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर देता हूँ। यू डिक्शनरी ऐप? ये क्या होता है बेटा? अरे माँ, इस ऐप के ज़रिए फ़ोन पर आए अंग्रेज़ी मैसेज का ट्रांसलेशन आसानी से हो जाता है, और अगर आपको अंग्रेज़ी में किसी को मैसेज करना है तो वो भी आसानी से बिना किसी ग्रामर मिस्टेक के भेज सकते हैं। अरे बेटा, ये कैसे हो सकता है भला? माँ, बस ऐप डाउनलोड करो और सेटिंग के मैजिक फीचर पर जाकर ट्रांसलेट या फिर ग्रामर फीचर में क्लिक करो और बस मज़े से लिखो और पढ़ो अंग्रेज़ी मैसेज। अरे वाह बेटा वाह, तू तो ना बस जल्दी से बहू के फ़ोन पर ये ऐप डाउनलोड करवा दे। नंदिनी की सास अपने बेटी को कहती है, देख बेटा, कल तो ये गले पर चाकू रख कर बैठ गई थी, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, तू ना इसे इसके घर छोड़ा। राजीव नंदिनी को लेकर उसके घर जाता है। रास्ते में राजीव कहता है, देखो नंदिनी, तुम्हारी हरकतों के कारण मुझे तुम्हें मायके छोड़ना पड़ रहा है। कोई बात नहीं सनोरिटा, बड़े बड़े शहर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। राजीव सर पकड़ लेता है और सीधे नंदिनी के घर जाता है, जहां नंदिनी की माँ हाथ में दिया की थाली लेकर खड़ी होती है। माँ के पीछे से यशराज फिल्म के गाने चल रहे होते हैं।
चांदनी ओ मेरी चांदनी। और तभी राजीव की माँ का फोन आता है। राजीव बेटा, बहू कहाँ है? क्या तू उसे उसके घर छोड़ आया? हाँ माँ, हम जीत गए, मैं उसे उसके घर छोड़ आया। तब माँ मोहब्बतें फिल्म की स्टाइल में बोलती है। बेटा, तू भले ही खुद को जीता हुआ समझ रहा है, लेकिन जहां से मैं खड़ी होकर देख रही हूं, तू हार गया बेटा। अरे माँ, क्या बोल रही हो? तुमने ही तो बोला था कि नंदनी को घर छोड़ दूं। बेटा, तुम लोगों के जाने के बाद ना। हाँ क्या माँ? हम लोगों के जाने के बाद क्या माँ? बेटा, तुम लोगों के जाने के बाद मैं और मेरी तन्हाई आपस में बातें कर रहे थे। अरे माँ, क्या कुछ भी बोल रही हो? क्या क्या बातें कर रही थी तुम्हारी तन्हाई? यही कि बहू होती तो ऐसा होता, वो होती तो वैसा होता। वो मेरी इस बात पर हंसती, इस बात पर। अरे बस कर माँ, बस। मैं एक बात तो समझ गया। क्या बेटा, क्या समझ गया तू? यही कि यशराज फिल्मों का जादू तो हर किसी के सर चढ़कर बोलता है।